सामाजिक न्याय के मानदंड पर तो ये सरकार पूरी तौर से फेल है। इसने उस सामाजिक न्याय आए, उसके लिए सकारात्मक कदम जो उठाना चाहिए, अफ़र्मेटिव एक्शन जो होना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल भी काम नहीं किया। चौकीदार ही चोर है, चोर को बाहर से आने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिसको चौकीदार के रूप में रखा, वो खुद ही चोर है। अब चौकीदार ही चोर है तो आपकी सुरक्षा कौन करेगा? ये सोचने की बात है। तो ये हमारा एक बहुत खराब पीरियड है कि जिसमें जिसको चौकीदार समझ के लोगों ने चुना, उसने खुलेआम लोगों की जेब से पैसा निकाला। मोटे तौर से देखा जाए तो जो भी हमारे रोजमर्रा की चीज़ों की ज़रूरत थी, उसमें लगातार वृद्धि होती गई। पेट्रोल जो एवरेज फैमिली को लगता है, उसमें तो पहले जो 60 के आसपास था, वो 100 के आसपास चला गया। तो मोटे तौर पे इसमें 40 रुपए की वृद्धि हुई और आपको अगर 30 लीटर पेट्रोल महीने का लगता है, तो 12,000 रुपया ये सीधा आपकी जेब से निकल गया। 12 दिन के बाद लोकसभा चुनाव का पहला चरण का मतदान होगा। लोग मतदान में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, यानी 19 अप्रैल को। प्रधानमंत्री जी अक्सर मन की बात किया करते हैं, लेकिन आज का ये एपिसोड मन की नहीं, काम की बात करेगा। पिछले 10 सालों का लेखा जोखा पेश करेगा, सरकार का लेखा जोखा पेश करेगा। जनता को कितना मिला, कितनी हिस्सेदारी मिली, कितनी भागीदारी मिली, कितनी महंगाई से राहत मिली, और सरकार उन्हें क्या दिया और सरकार ने उनसे क्या छीन लिया, सैने सैने धीरे धीरे। इस एपिसोड में हम प्रोफेसर राम पुनियानी से बात करेंगे। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पिछले 10 सालों का लेखा जोखा हम पेश करने वाले हैं और सीधे राम पुनियानी सर से जानेंगे कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता ने, आम जनता ने 140 करोड़ की बात हमेशा प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं। क्या 140 करोड़ जनता के लिए उन्होंने क्या किया, या कुछ खास चुनिंदा मित्रों के लिए, अपने संबंधियों के लिए, हित चिंतकों के लिए उन्होंने सारी योजनाओं में तब्दीली की? चलिए सीधे चलते हैं राम पुनियानी सर से, जानते हैं आखिर क्या है लेखा जोखा, कैसे देखा जाए 10 सालों का। नमस्कार सर। नमस्कार अमर जी। देखिए, आपने आज बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और ये लेखा जोखा के पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं कि जी। 2014 में जब बात ये चुनाव के लिए प्रचार कर रही थी भाजपा, तो उसने हम्म। बहुत सारे ये स्लोगन्स डाले थे, बहुत सारे पोस्टर्स डाले थे। उसमें एक था, बहुत हुई महंगाई की मार बहुत अब हुई की बार महंगाई मोदी की सरकार। अब की बार मोदी सरकार। और उन्हीं के जो साथी थे, कुछ साधु संत और आचार्य लोग जनरली इस हम्म। गवर्नमेंट के साथ ही चलते हैं। तो उसमें एक बाबा रामदेव तो अभी फिर से खबरों में है। वो बड़े हम्म। बड़े दावे कर रहे थे कि देखिए अभी तो पेट्रोल 60 रुपया है और ये गवर्नमेंट आएगी तो पेट्रोल 30 रुपया हो जाएगा। और दूसरे एक श्री श्री रविशंकर जी हैं, वो भी इसी सरकार के समांतर चलते हैं। उन्होंने कहा हम्म। देखिए अभी तो डॉलर 60 रुपया है, ये सरकार आएगी तो डॉलर की कीमत गिर जाएगी और रुपए की कीमत बढ़ जाएगी। खैर, और वो वादे तो सब लोगों को याद है, हर एक के खाते में 15 लाख आएगा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल आएंगी, ये बातें सब थी। तो खैर ये सत्ता में आए और सत्ता के बाद जैसे आए, तो पहली बात जो हुई, इन्होंने कुछ योजनाओं की को अनाउंसमेंट किया, जो योजनाओं में इनका कुछ लगता नहीं था। जैसे हम्म। लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाए बैंकों के हम्म। खाते खुलवाए। हम्म। और कुछ दूसरी योजनाएं थी, जैसे गैस सिलेंडर की लाइन बढ़ाई, गैस हम्म। सिलेंडर की लाइन बढ़ाई और गैस सिलेंडर नहीं था। फिर तीसरा उन्होंने जो कि कुछ दूसरी और योजनाएं भी बनाई, प्रधानमंत्री आवास योजना, शायद कुछ लोगों को उससे फायदा हुआ है। पर हम्म। मोटे तौर से देखा जाए तो जो भी हमारे रोजमर्रा की चीजों की जरूरत थी, उसमें हम्म। लगातार वृद्धि होती गई। और अभी सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रही है। और हम्म। ये जो 5 किलो राशन है, इसका भी अगर आप हिसाब लगाया जाए, तो एक तो 5 किलो राशन दे रही है और फिर सम्मान निधि कुछ परिवारों को मिल रही है। जी जी जी। तो ये जो 5 किलो राशन, अगर आप देखिए चावल है, तो साल का आपको उसमें 600 रुपए का पड़ेगा। गेहूं है, साल का 420 रुपए का पड़ेगा। और सम्मान निधि हम्म। है,
वो 7,020 रुपया साल में आपको मिलेगी। एक एवरेज परिवार की बात मैं कर, ये हम्म, तो सरकार ने जो दिया। अब सरकार हम्म, ने जो तो दिया उसका हिसाब कर हम्म, लें। पहली बात तो सिलेंडर जो 500 का था, सिलेंडर की कीमतों में 500 रुपए की बढ़ोतरी आई। हम्म, 500 रुपए की बढ़ोतरी आई और आपको अगर साल में 12 सिलेंडर लगते हैं तो 6,000 रुपये सरकार ने ले लिया आपसे। हम्म, दूसरा, तेल की कीमतों में 100 रुपए की वृद्धि हुई और तेल की हम्म, कीमतों में जो वृद्धि हुई तो एवरेज अगर आप साल में महीने में 4 किलो तेल यूज करते हैं तो साल में 4,800 आपका गया। हम्म, तीसरा देखते हैं पेट्रोल। पेट्रोल जो एवरेज फैमिली को लगता है उसमें तो पहले जो 60 के आसपास था वो 100 के आसपास चला गया। तो हम्म, मोटे तौर पे इसमें 40 रुपए की वृद्धि हुई और आपको अगर 30 लीटर पेट्रोल महीने का लगता है तो 12,000 रुपया ये सीधा आपकी जेब से निकल गया। हम्म, अब दाल दाल के बगैर तो जिंदगी चलती नहीं है। दाल की बिल्कुल। कीमतों में 100 रुपया किलो की वृद्धि हुई और इसमें भी हम्म, उनकी जो साठगांठ थी बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड से, उसके कारण वो हुई थी। और इसका आप अंदाजा लगाएं तो साल में करीब आपको 30 किलो 30-35 किलो दाल तो लगती है साल में, महीने में 2-3 हम्म, किलो। तो इसका हम्म, एवरेज आप लें तो आपकी जेब से 4,800 रुपया निकल गया। हम्म, फिर आइए चावल। चावल की कीमतों में भी वृद्धि हुई और चावल की कीमतों में भी जो वृद्धि हुई, अगर आपको महीने में 2-3 किलो भी चावल लगता है तो उसमें हम्म, करीब 9,600 रुपये आपका निकल गया। अच्छा, आटा। आटे में देखिए, आटे में जो वृद्धि हुई उसके कारण महीने का 3,000 रुपया आपके जेब से एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है। अब कपड़ों का देखिए, कपड़ों के भाव में भी एवरेज 40 एवरेज जो वृद्धि हुई वो 500 रुपए की हुई। परिवार में 4 लोग हैं, साल में 4 बार कपड़े बदलते हैं तो इससे आपको 8,000 रुपये यहाँ निकल गया। जूते देखिए, तो जूते में भी उसी प्रकार से आपको साल में 2-3 जोड़ी जूते लगते हैं, उसमें भी वृद्धि आई। करीब 6 से 6,400 यहाँ निकल गए। फिर जो स्कूल स्कूल बुक्स तो बिल्कुल ज़रूरी है बच्चों के लिए, उनकी कीमतें बढ़ गई, स्कूल बुक्स की कीमतें बढ़ गई, करीब 2,000 रुपये सालाना गिन लीजिए। और कई लोगों की पेंशन को रोक दिया गया। हम्म, इससे परिवार में एक व्यक्ति की पेंशन रुक जाए 12,000 तो साल का आपको 1,44,000 यहाँ निकल गया। तो ये जो अगर आप सब जोड़ लेंगे और एक और योजना थी गौरा देवी कन्या योजना, उसमें भी करीब 2,500 रुपया करीब 25,000 रुपया आपका निकल गया। तो इसका आप जोड़ लगाएंगे तो बहुत भयंकर जोड़ है। एक तरफ आपको हम्म, मिलता है, सरकार की तरफ से करीब आपको मिलता है 9,000 रुपया और जो आपकी जेब से जाता है एवरेज परिवार का वो 1.5-2 लाख के ऊपर निकल जाता है। तो ये जो प्रोपेगेंडा की ताकत से इन्होंने अपने आप को लोकप्रिय बनाया एक तरफ और दूसरी हम्म, तरफ कॉरपोरेट वर्ल्ड की नीतियों में आके जैसे इन्होंने दाल की कीमत बढ़ाई, उसमें जमाखोरी करके और बाकी चीज़ों के कारण दाल की कीमतें बढ़ी, आटे की कीमतें बढ़ी। हम्म, तो ये सब आम जनता के कंधे पर बोझ बहुत ज़्यादा है। और आज हम्म, जहाँ तक महंगाई का सवाल है, महंगाई तो सीधे-सीधे लोगों के जेब पर असर करती है। तो किसी भी व्यक्ति से पूछिए और आम लोगों से पूछिए, तो वो तो यही कहेंगे कि भाई आज महंगाई का जो हाल है, पहले भी महंगाई हमेशा बढ़ती थी, महंगाई हमेशा बढ़ी है, पर जितनी तेज़ी से, जितनी रफ्तार से महंगाई पिछले 10 सालों में बढ़ी थी, ऐसी महंगाई पहले कभी नहीं बढ़ी थी। अचानक आप देखते हैं अरे आज दाल 60 रुपए किलो है, 160 रुपए किलो हो गई। आटा हम्म, ये भाव है, उसमें आप 40 रुपए की वृद्धि देखते हैं। और पेट्रोल का तो खैर कहना ही क्या, लगातार जो 50-60 के आसपास था, अभी 2 रुपए बढ़ रहा है, फिर 2 रुपए बढ़ रहा है, कर के 100 रुपए के आसपास पहुंचा दिया। तो मेरे ख्याल से आम जनता के जेब से बहुत कुछ निकाल लिया गया। एक बात इसमें मैं और जोड़ देता हूँ जो पोस्टर में नहीं है, वो ये जी, कि सीनियर सिटीजन्स को पहले रेल यात्रा में जी, 50% कंसेशन मिलता था और हम्म, वो कंसेशन निकाल लिया गया। इससे जो करोड़ों रुपया बचा वो सरकार की जेब में गया और हम्म,
सीनियर सिटीजन्स को जो यात्रा है उसकी तकलीफें अलग। तो अमर जी, मैं मोटे तौर से ये कहूँगा कि ये सरकार आम लोगों की जो सुरक्षा है, आम लोगों के समस्याओं के बारे में बिल्कुल ही असंवेदनशील है। और इसी दौरान आप देखेंगे, दूसरी तरफ देखिए तो एक तरफ तो 2 कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो पहले दुनिया में 600 नंबर पे थे, वो तो दुनिया का दूसरा तीसरा अमीर व्यक्ति बन गया। बैंकों ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के नाम पे लाखों करोड़ रुपया माफ कर दिया। और कितने इनके जो सहयोगी साथी थे, कोई नीरव मोदी है, कोई दूसरा मोदी है, ये लाखों करोड़ लेकर भारत से भाग गए। मल्ल्या भी इसमें एक थे, तो इनके बारे में भी कहा गया कि हम बिल्कुल इनकी वापस लाएंगे, उसके बारे में भी कुछ नहीं हुआ। तो सर ये कैसा चौकीदार है? ये 14 का ही जुमला है सर। जी, चौकीदार का जुमला चौकीदार है जी। तो कैसा चौकीदार है जो घर की संपत्ति, देश की संपत्ति बाहर चली जा रही है, चौकीदार सोया रह जा रहा है। सही कहा आपने, इसलिए बीच में एक नारा प्रचलित हुआ था, चौकीदार ही चोर है। चोर को बाहर से आने की जरूरत नहीं है, आपने जिसको चौकीदार के रूप में रखा वो खुद ही चोर है। अब चौकीदारी चोर है तो आपकी सुरक्षा कौन करेगा, ये सोचने की बात है। तो ये हमारा एक बहुत खराब पीरियड है कि जिसमें जिसको चौकीदार समझ के लोगों ने चुना, उसने खुलेआम लोगों की जेब से पैसा निकाला और अपने जो चंद मित्र थोड़े से उनके जो करीबी दोस्त हैं उनकी जेबों को भरा और हमारे बैंकों को बहुत लूटा गया। अब जब आप लाखों करोड़ का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स माफ करते हैं तो ये तो सब जनता का ही पैसा उसमें है। और किसानों का उधार माफ करने के लिए इनको बहुत तकलीफ होती है, बोलती है ये तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पर पूंजीपतियों का कर्जा हम माफ करने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। ये भी एक बहुत आश्चर्य की बात है। इसमें एक सवाल और ये भी उठता है सर कि जब पूंजीपतियों के ऋण माफ होते हैं, एनपीए माफ होती है, तो उस समय तमाम राजनीतिक दल, बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि उनकी सरकार ही ऋण माफ कर रही है। बावजूद इसके विपक्ष की जितनी भी प्रतिनिधि पार्टियां हैं, उनकी ओर से भी पुरजोर आवाज नहीं उठ पाती। क्या ये कारपोरेट का एक सांठगांठ है? देखिए, विपक्षी पार्टियों में सबको मैं एक ग्रुप में नहीं डालूंगा जी। कई पार्टियों ने इसका काफी विरोध किया और इसके बारे में उन्होंने कैंपेन्स भी चलाई। जैसे चौकीदार चोर है, ये भी एक नारा विपक्ष की तरफ से आया था, जो भी काफी जनता में इसकी भी आग बढ़ी। तो कॉर्पोरेट तो वैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, पर कॉर्पोरेट को दबाव को कितना सहना और कितना उसको दूर करना, ये पॉलिटिकल पार्टीज पे रहती है। और उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, सभी राजनीतिक पार्टियों को हम एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। कई राजनीतिक पार्टियां विपक्ष में भी हैं जो ज्यादा आसानी से झुक जाती हैं, पर ज्यादातर पार्टियां थोड़ा उनसे कॉम्प्रोमाइज करके चंदे के लिए, बाकी चीजों के लिए आम लोगों पर ज्यादा असर न पड़े, इस प्रकार की नीतियां अपनाने की कोशिश करती है। इन्हीं 10 सालों के लेखा जोखा में बात किया जाए तो आपकी नजर में सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस पर कितनी खड़ी उतर रही है ये सरकार? देखिए, जहां तक सोशल जस्टिस का सवाल है, ये सरकार उसमें पूरी तौर से फेल है। ये देखिए, जिन्होंने इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए 10% रिजर्वेशन लाया और उस कैटेगरी में से SC, ST, OBC को बाहर रखा, और जो इकोनॉमिक वीक की उनकी जो परिभाषा थी, जो 8 लाख से कम कमाता है, अब 8 लाख से कम कमाने वाला गरीब कैसे हो गया? जिसके पास 2 बेडरूम का फ्लैट है उसको भी इससे जोड़ दिया गया। तो इकोनॉमी, ये पहला एक कोशिश था। दूसरा देखिए, जहाँ भी नौकरियां निकलती थी, यूनिवर्सिटीज में खास तौर से निर्देश आए थे कि आपके इसमें डिपार्टमेंट में जो आरक्षण की प्रथा है उसको निकाल दीजिए। लोगों ने निकाल दिया। वाइस चांसलर भी ऐसे आए जो उनकी विचारधारा वाले थे, जो आरक्षण, दलितों के आरक्षण में विश्वास नहीं रखते, तो उसको भी उनमें से बाहर कर दिया गया। तो जहाँ तक सामाजिक न्याय का सवाल है, एक तरफ से समाज के अंदर सवर्णों की, कई तबकों के सवर्णों की दबंगई बढ़ गई और इसका दुष्परिणाम
दलितों पे हुआ, ओबीसी पर हुआ, और दूसरा जो आरक्षण की प्रक्रिया जहाँ-जहाँ थी, उसको कमज़ोर करने की पूरी-पूरी कोशिश की। तो सामाजिक न्याय के मानदंड पर तो ये सरकार पूरी तौर से फ़ेल है। इसने उस सामाजिक न्याय आए, उसके लिए सकारात्मक कदम जो उठाना चाहिए, अफ़र्मेटिव एक्शन जो होना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल भी काम नहीं किया। उसके विपरीत जाके एक तरफ से ज़बानी जमा-खर्च से उनको जीतने की कोशिश की, चुनावी मुद्दों को सामने रख के हम्म। सांस्कृतिक मुद्दे से उनको जीतने की कोशिश की, और जहाँ तक उनके अधिकारों का सवाल था, सकारात्मक एक्शन का कार्यक्रम का सवाल था, अफ़र्मेटिव एक्शन का सवाल था, उसको उन्होंने कमज़ोर किया। तो मेरी नज़र में इन्होंने सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को बहुत कमज़ोर किया। अगर खासकर दलित और माइनॉरिटी की बात की जाए, आदिवासियों की बात की जाए, तो आदिवासियों में हसदेव जंगल के आदिवासी जो है अभी भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि उनकी ज़मीनों को या जंगल को बचाया जाए, उनको अडानी के हवाले ना किया जाए। इसके साथ-साथ एक मुद्दा और भी आता है कि सांप्रदायिकता काफ़ी बढ़ी है, उग्र सांप्रदायिकता बढ़ी है। मुसलमानों के खिलाफ खास करके ये सरकार संवेदनहीन दिखी है। इस मामले में आपकी क्या राय है? मैं आपसे पूरा-पूरा सहमत हूँ। जहाँ तक एक तरफ आदिवासी हैं, तो आदिवासियों में भी ज़बानी जमा-खर्च के लिए वनवासी कल्याण आश्रम बनाया। एक हुँ, तरफ से यानी उनको उनको हिंदूकरण करने के लिए, और हुँ, दूसरी तरफ से उनके जिस प्रकार के जल, जंगल, ज़मीन के अधिकार हैं, उन पर पूरा-पूरा हमला इन्होंने किया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मिलकर। जैसे आपने हसदेव का उदाहरण दिया, ऐसे काफ़ी उदाहरण। अब जी। जहाँ तक धार्मिक अल्पसंख्यकों का सवाल है, तो आप देखिए एनआरसी इसमें किया ईसाई गया। भी शामिल है सर, इसमें ईसाई भी शामिल है, मणिपुर इसी वजह से जल रहा है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जब मैं अल्पसंख्यक कहता हूँ तो मुसलमान 14% है, ईसाई 2.3% है, और दोनों को बहुत भुगतना पड़ा। पहले आपने ईसाई की बात की है तो पहले ईसाइयों की बात कर दूँ। हुँ, जो ईसाइयों की जगह-जगह प्रार्थनाएँ होती हैं, उसको ये अटैक करते रहे हैं। ये ज़्यादा अखबारों में तो वैसे भी नहीं आता, मीडिया तो अभी अलग ही हुँ, खेल खेल रहा है। तो हुँ, उसको ये कहते हैं कि भई ये धर्मांतरण कर रहे हैं, इसलिए उन पर हमले किए जाते हैं। और हुँ, पिछले 6 सालों में ईसाइयों पर होने वाले हमलों में बहुत वृद्धि आई है, और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उन्होंने ये कहा कि ईसाइयों के लिए भारत ये सुरक्षित देश नहीं है। एक, जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, आप देखिए असम से एनआरसी शुरू किया, हुँ, एनआरसी के बाद सीधा सीएए लाए, उसके विरोध में शाहीन बाग का महान आंदोलन हुआ, और उसके हुँ, बाद भी ये पूरी आक्रामकता से सीएए को लगाने की बात करते हैं। तो हुँ, मुसलमानों के बीच में जो असुरक्षितता का भाव है, इनसिक्योरिटी, वो पहले से बहुत बढ़ गया है। और जगह-जगह मस्जिदों के सामने प्रदर्शन करना, जगह-जगह दूसरी चीज़ों को करना, ये ये तो एक आम बात हो गई है। बीच में 2-3 मस्जिदों को तोड़ा भी गया, जिसके बारे में ज़्यादा न्यूज़ नहीं बनी। तो मुस्लिम समाज के कई लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ अधिकार क्या है? हम हुँ, प्रार्थना नहीं कर सकते। आपने वो एक वीडियो देखा होगा कि सड़क पे, क्योंकि कई बार जुम्मे के दिन सामूहिक नमाज़, हुँ, क्योंकि मस्जिदों में हुँ, जगह कम है। इंद्रलोक दिल्ली के ही इंद्रलोक इलाके की भी ये वीडियो थी। जी, तो उसको जूते से मार रहा है पुलिस ऑफ़िसर। तो ऐसे हुँ, इसमें मुसलमानों का जो कहूँ और क्रिश्चियंस का जो कहूँ, उनकी सुरक्षा की बात तो बहुत भयंकर रूप से खराब हो रही है। तो लुब्बो-लुआब यही है कि, और दूसरा देखिए एक तबका और भी है, जोड़ दूँ, महिलाओं का। महिलाओं हुँ, के जी, बारे बिल्कुल। में महिलाओं के बारे में तो जमा-खर्च बहुत करते हैं, देवियाँ हैं, ये हैं, वो हैं। पर हमने देखा हमारी जो पहलवान हुँ, लड़कियाँ हैं, वो आंदोलन कर रही हैं। जिसके खिलाफ आंदोलन कर रही हैं, वो इनके बहुत करीबी हैं, उसके खिलाफ हुँ, कोई एक्शन नहीं होता। और इसी प्रकार से कितने जो हुआ, कठुआ में हुआ, फिर अलग-अलग जगहों पर इनके नेताओं द्वारा जिस प्रकार के दलित लड़कियों पर शोषण हुआ, दूसरों पर हुआ हाथरस की शोषण, भी घटनाएँ हैं, कई बस की घटनाएँ हैं। थी, उसको भी इन्होंने दबा लिया। तो पहले इतना मैं कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में अभी भी लैंगिकता का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, पर हुँ, सरकार उस पे एक्शन क्या लेती है वो ज़रूरी है। आप हुँ, एक पीड़ित लड़की की लाश
उसको परिवार को बताए बगैर रात को उसको जला देते हैं। हम्म ये यहाँ से पता चलता है कि जो अपराधी हैं उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। बीएचयू के कैंपस में लड़की को छेड़छाड़ करने वाले आरोपी 1 महीने तक भाजपा का प्रचार करते रहते हैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। बाद में आते हैं तो ये लिया जाता है और दावा किया जाता है कि यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है और कितने भाजपा के नेता इसमें पाए गए हैं। सवाल ये है, इस प्रकार की खराब गतिविधियां समाज में होती हैं और उस पर एक्शन क्या लिया जाता है वो इम्पोर्टेंट है कि जो लोग उसमें हैं, शामिल हैं, उन पर पूरी कानूनी कार्रवाई हो, उन पर पूरा उनको सजा का प्रावधान हो, पार्टी से सस्पेंड किया जाए, पार्टी से दूर रखा जाए। ऐसा तो कुछ देखने को मिलता नहीं है। मतलब उनको एक साइलेंट सैंक्शन यानी चुप्पी से उनको एक प्रकार से इसमें संरक्षण दिया जाता है। तो ये लुबोलुआब ये है कि समाज के आम लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ, बेरोजगारी का बोझ, किसानों पर बोझ, दलितों पर, ओबीसी पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर सभी प्रकार की समस्याएं हैं। ये मैं मोटे तौर पे कहना चाहूँगा। लबोलुबाब ये है पूरी घटनाक्रम का पिछले 10 सालों का अगर लेखा जोखा देखें तो मोदी सरकार हर एक मायने में हर एक श्रेणियों पर बात की जाए तो वो फेल साबित हुई है। इस बार में ये भी कहा जा सकता है बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। बिल्कुल सही। बहुत हुई मुस्लिमों ईसाइयों पर अत्याचार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। ये हमारी अपनी विश्लेषण है, हम लोगों ने ऐसा देखा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये भी बहुत जरूरी है। आपने क्या देखा, क्या समझा, आपके आसपास की घटनाएं कैसी हो रही हैं? क्या आप अपने आसपास के, अपने गांव के, शहरों में, कस्बों में क्या इस तरह की घटनाओं से आप भी रूबरू हो रहे हैं? तो हमें कमेंट कीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ प्रोफेसर राम पुनियानी साहब थे। इनसे 1-2 दिन के अंदर में ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर चर्चा करेंगे। ताकि कांग्रेस ने अभी कल मैनिफेस्टो जारी किया है तो उसकी उनका लबोलुआब क्या है, वो कैसा भारत बनाना चाहते हैं या आगामी चुनाव में वो जनता को क्या देना चाहते हैं, वो जनता से क्या वादा करते हैं। इसी के साथ हमें विदा दीजिए। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। शुक्रिया सर। धन्यवाद।